नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। 21वीं सदी में लोगों का विज्ञान पर भरोसा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन विज्ञान से बदलती तकनीक और समस्या का मिलता इलाज लोगों की समस्या का कारण भी बन रहा है। आज बीमारी से परेशान लोग डॉक्टर की दहलीज तक जाते हैं। अंग्रेजी दवाओं से लोगों को जल्द रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उन दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट्स का इलाज नहीं होता है। और इसीलिए सवाल है कि इलाज के नाम पर मिलने वाला समाधान क्या समस्या का कारण बन रहा है? क्योंकि गट जर्नल ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन को गंभीर बीमारियों की जड़ बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं के कारण लोगों को अल्सर जैसी बीमारी हो रही है। इसका मतलब यह है कि एक दवा से मिलने वाला इलाज दूसरी बीमारी का कारण तो नहीं बन रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। डॉक्टरों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल कि असल में एंटीबायोटिक समस्या या फिर लोगों की लापरवाही बन रही है बीमारी का कारण। अगर आप ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। एक रिसर्च रिपोर्ट ने एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इन दवाओं को लेने के साइड इफेक्ट बहुत ही गंभीर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 की उम्र के बाद एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन पेट की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं को खाने से आंत में सूजन तक आ सकती है। उससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यह दावा गट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में किया गया है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने करीब 61 लाख डेनिश लोगों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि जिन लोगों ने किन्हीं वजहों से लगातार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया, उनमें आईबीडी का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज 2 बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या होती है, जिनकी वजह से पाचन तंत्र की समस्या और बढ़ जाती है। और इस समस्या की वजह से आंतों में सूजन आने लगती है। जब आंतों में सूजन आती है तब अल्सर की समस्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रोगी को ज्यादा दर्द होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस तरह से खतरनाक हो सकता है, इस पर हम डॉक्टरों से आज चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से जो एंटीबायोटिक दवाएं हम लेते हैं, किसी को सिर दर्द हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि हम एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं। डॉक्टरों के पास बहुत कम लोग जाते हैं। कई बार लगता है कि हाँ, ये एंटीबायोटिक दवा है तो ये ले ली जाए। तो ये जो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है एंटीबायोटिक दवाओं का, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। जो रिपोर्ट अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। तो कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। डॉक्टर बृजनंदन कुमार, पूर्व सचिव हैं आईएमए पटना से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल एमएस भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कई और भी मेहमान, डॉक्टर सुनील सिंघल को भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर बृजनंदन आपसे है। हम ये जो इतना ज्यादा सेवन करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का, ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? जी, एंटीबायोटिक का ओवर यूज जो है, मिसयूज कहिए मायने में, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है धीरे धीरे। और ख़ास करके इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार मैं क्वेकरी को समझता हूँ, जो कि लोग जो प्रिस्क्राइब फिजिशियन जो हैं उससे कंसल्ट नहीं करके लोग क्वेकरी के पास चले जाते हैं, और वो हर चीज़ के लिए, चाहे वो चाइल्ड हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, किसी भी एज में धड़ से कोई ना कोई एंटीबायोटिक, किसको क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है या लोअर यूटीआई का है, वो धड़ाधड़ इस मामले में जो है वो एंटीबायोटिक
यूज कर देते हैं, न उसका कोई डोज निर्धारित होता है, न कुछ अपने तरीके से कितना 5 दिन पूरा करना है वो भी नहीं करते हैं। 1-2 दिन खिला दिए जैसे मन, फिर दूसरा बदल दिए। इस तरह के ओवरडोज से, मिसयूज से बहुत तरह की, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ यूजफुल एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मारना, और हमारे गट में बहुत से गट फ्लोरा, करीब बहुत से गट फ्लोरा जो बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है, और उसको भी ये एंटीबायोटिक का जो मिसयूज होता है उसको भी मार देते हैं, जिसके चलते कि जीआईटी अपसेट, डायरिया, डिसेंट्री और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सब डेवलप करता है। और बहुत से एंटीबायोटिक ऐसे भी हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक, जिसके चलते कि किडनी खराब होने का डर रहता है, हेपेटोटॉक्सिक भी होते हैं, लीवर खराब हो जाता है। और अभी तक देखा गया है कि ओवर मेडिकेशन से जितने भी अस्पताल में मरीज आते हैं या होते हैं, उसमें से 5 में से 1 जो है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के चलते आते हैं। जी जी, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, इस पर आदमी को कुछ भी, जी जी, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं। डॉक्टर स्वाति, यानी कि बहुत जरूरी है कि आप जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, डॉक्टर के पास जाएं अगर आपके पास कोई तकलीफ आपको हो रही है बॉडी में, और अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करें। बिल्कुल, देखिए मीमांसा जी, इसमें तो कोई भी विरोध नहीं है कि हमें खुद से एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। और भारत की बात करें तो दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स ओटीसी ड्रग्स की तरह से, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप आसानी से एंटीबायोटिक्स जो है भारत में ले सकते हैं। कई बार केमिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग भी अपने आप जाकर के खरीद लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, इससे ठीक हो जाएंगे, पहले खाई थी फिर से खा लेते हैं। तो ये जो एक चलन है भारत में, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स लोगों में हो रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। जैसे कि देखा जाए तो कई बार लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जीज हो जाती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश, यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत या मुंह में सूजन, जो है होठों में सूजन, या इस तरह की परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी इसके देखे गए हैं। जैसे कुछ लोगों में, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो गुड फ्लोरा होता है उसको खत्म होने की वजह से, खास तौर पर बैक्टीरिया भी होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से आंतों में फटने तक की समस्या सामने आ सकती है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, पूरी बॉडी में सेप्सिस फैल सकती है। तो ये एक बहुत गंभीर परेशानी है। साथ ही जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारे लिवर या किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं, इसलिए अगर हम उनका सेवन ठीक से नहीं करेंगे तो ये 2 ऑर्गन्स जो हैं हमारी, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। साथ ही कई एंटीबायोटिक्स के साथ ये भी देखा गया है कि अगर आप लंबे समय तक इनका प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में खून ठीक से ना बनने की समस्या भी सामने आ सकती है। तो कई सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जिन पर कि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ दवाइयां हमें सुनने की शक्ति तक को कम कर देती हैं। तो बहुत सोच समझ के ये दवाइयां लेने की जरूरत है। और खास तौर से मैं ये बोलूंगी कि जो सुपर बग्स की समस्या अब सामने आई है, जिसको कि WHO भी मान रहा है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले वक्त में, वो ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो कि उन एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इन्हें हम सुपर बग्स बोलते हैं। हमें बहुत ज्यादा तेज एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है इनको हैंडल करने के लिए, और कई बार वो एंटीबायोटिक्स भी इन पर बेअसर होती हैं। और ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहा है केवल वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से नहीं जूझेगा, पूरी कम्युनिटी जूझती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एक व्यक्ति में बन रहे हैं, ये कम्युनिटी में ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि खाने के द्वारा या गंदे हाथों के द्वारा या कोई कंटामिनेटेड सरफेस के द्वारा ये दूसरे लोगों में भी जा रहे हैं। साथ ही एक बहुत अहम पहलू जो इसका है वो केवल ना आदमियों के लिए है बल्कि मनुष्यों के लिए भी, जो जानवर हैं उनके लिए भी है, क्योंकि फार्म्स में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए, और वहां से भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खाने की जो सप्लाई चेन होती है उसके थ्रू मनुष्यों में आ रहे हैं। तो दोनों ही पहलू पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि हम एंटीबायोटिक्स को किस तरह से रेगुलेट करें ताकि लोग भी इसका अननेसेसरी कंजम्पशन नहीं करें, और वहीं डॉक्टर्स भी इसको सोच समझ के प्रिस्क्राइब करें, और कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हम
तेज वाली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना पसंद करने लगते हैं डॉक्टर्स, ये सोच के कि जल्दी रिजल्ट आएगा या ये मरीज जो है फिर बार बार हमारे ही पास आएगा जब भी जरूरत पड़ेगी। इस तरह की टेंडेंसी जो है ये बहुत गलत है। तो हमें मरीज की बेहतरी सोचनी है और हमें ऐसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है जो कि माइल्ड हो, फर्स्ट लाइन हो, ताकि हम सेकेंड लाइन ड्रग्स पे आसानी से बाद में जा सके। ठीक है, हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता भी इस वक्त आ चुके हैं स्टूडियो में। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर अब जो डॉक्टर्स के पास भी जब आप जाते हैं तो कई बार ये भी होता है कि उनकी ओर से भी एंटीबायोटिक दवाएं ज्यादा प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, क्या ऐसा भी हो रहा है? क्योंकि जो स्पष्ट एक रूप से एक बीमारी का पता लगाना ये काफी मुश्किल होता है। लोग जो है जांच पड़ताल अपनी पहले कराते नहीं, लैब टेस्ट से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं और इस वजह से क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो शरीर के ज्यादा हिस्से में अपना असर दिखाती हैं, तो इसलिए वही प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया कि भाई ठीक है, कोई बीमारी है तो कोई ना कोई असर तो हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा मरीज। क्या ये भी इसकी समस्या का कारण है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली जब किसी मरीज़ की क्लिनिकल कंडीशन देखते हो कि उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, साथ में और कौन से सिम्टम्स हैं, चेस्ट में कंजेशन है या कुछ हमें लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वैसा सस्पिशन लग रहा है और हाईली सस्पेक्टेड पेशेंट है, तो फिर हम उसमें एंटीबायोटिक एम्पिरिकली स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेटिंग कि जो रिपोर्ट्स हैं, टीएलसी है या सीबीसी है, सीआरपी है, ब्लड कल्चर है या स्टूल या यूरिन का कल्चर है, तो उनको बिना देखे वो करते हैं हम जब कोई पेशेंट सिक या सीरियस होता है, और दैट इज मतलब एडवाइजेबल, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बिकॉज ऑफ झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जिनको जो अलाउ नहीं प्रैक्टिस करना, वो बहुत सारे, खास करके जो रूरल एरिया जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है हमारे गाँव में, देहात में, वहाँ पे ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं एंटीबायोटिक के बारे में, और वो खांसी है, जुकाम है, डायरिया है, पेट में दर्द है, सर दर्द है, इवन चोट लग जाती, कुछ भी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, उसमें भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो रही है, उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, लोगों में बहुत सारे साइड इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, सुपर बग डेवलप होने के खतरे बढ़ जाते हैं, और जो एंटीबायोटिक चल रही हैं उनके अगेंस्ट जब ज़रूरत पड़ती है तब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। और वैसे भी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है, एंटीबायोटिक के यूज की जो पॉलिसी है जो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इवन ट्रेन डॉक्टर्स में भी। कहीं ना कहीं जो टीम ऑफ डॉक्टर्स चाहिए होती है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, पैथोलॉजिस्ट चाहिए, फिजिशियन चाहिए, फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए, सबको मिलकर जो एक एंटी माइक्रोबायोलॉजी पॉलिसी बनती है हॉस्पिटल में, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये और हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा जो है खतरा इसकी वजह से बना हुआ है। लेकिन फिर से अपनी आज की बड़ी खबर पर, किस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन जब आप ज्यादा करते हैं या गलत करते हैं तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर पालीवाल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पालीवाल, ये बताइए कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है? जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रही है हमारी बॉडी में, तो अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो ऐसे में तो इलाज फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए मीमांसा जी, पहले तो भारत 24 ने जो विषय उठाया है, निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज की तारीख में आम आदमी को भी इसमें जागरूकता की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं सबसे पहले तो भारत 24 को इस अच्छे विषय को उठाने के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। यदि हम इस दवा की बात करें या एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एक होता है कि प्राकृतिक उपयोग और अप्राकृतिक उपयोग। मैं कोशिश करूँगा कि सामान्य व्यक्तियों के लिए, सामान्य श्रोताओं और दर्शकों के लिए प्रोग्राम है तो सामान्य भाषा में इसमें जो मेरा वक्तव्य है वो मैं दूं। पहली चीज़ तो ये कि हम इसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपयोग की बात करें। प्राकृतिक उपयोग का निर्णय सिर्फ चिकित्सक लेता है, लेकिन अप्राकृतिक उपयोग का निर्णय ऐसे चिकित्सक लेते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, ऐसे चिकित्सक समूह के लोग लेते हैं जिनके पास कंपाउंडर की डिग्री या जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, ऐसे लोग उसमें लेते हैं जो झोलाछाप डॉक्टर्स कहलाते हैं, और ऐसे लोग भी लेते हैं जो स्वयं मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन मरीज को यदि मान लो उसका 2 पैसा बचाने के लिए, सिर्फ डॉक्टर की फीस बचाने के लिए वो अपनी राय से कुछ भी दवाइयाँ दे देते हैं जी। तो पहले तो हमें रैशनल मतलब प्राकृतिक उपयोग के रास्ते जो है उसको पुख्ता करना पड़ेगा, और अप्राकृतिक उपयोग के रास्ते या अप्राकृतिक अननेचुरल सप्लाई के जो रास्ते हैं उनको हमें बैन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में इसको जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई, उसका सख्ती से अनुपालन करवाना ही पड़ेगा। यदि हम एंटीबायोटिक की बात करें तो सामान्य तौर पर आम आदमी ये जानता है कि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक है। ऐसा नहीं है।
एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, रोगी को ठीक करने का काम नहीं करती। रोगी को ठीक तो प्राकृतिक रूप से उसकी इम्यूनिटी, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ करती है। सिर्फ एंटीबायोटिक्स शरीर के अंदर अप्राकृतिक रूप से जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शत्रुवत व्यवहार करते हैं। बैक्टीरिया शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक मित्रवत व्यवहार करने वाले बैक्टीरिया जो यदि उनकी संख्या कम हो जाए तो शरीर कहीं न कहीं संकट में होता है। एक शत्रुवत व्यवहार करने वाले बैक्टीरिया जिनकी संख्या यदि शरीर में बढ़ जाए तो शरीर में रोग आ जाता है। तो यहाँ पर शत्रुवत व्यवहार करने वाले बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जब हम एंटीबायोटिक का गलत तरीके से अप्राकृतिक उपयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो शरीर के लिए मित्रवत बैक्टीरिया उनको भी नष्ट कर देता है। और मित्रवत बैक्टीरिया के नष्ट होने से शरीर की क्षमता और आंतों की जो क्षमता होती है उसमें तो बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कई बार स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करके एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक होती है, वो हो जाती है। कई बार अल्सर्स होते हैं, कई बार पेप्टिक अल्सर्स ब्लीड कर जाते हैं, उससे ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार लिवर खराब होता है, कई बार किडनी खराब हो जाती है। कभी कभार ऐसे हालात भी देखे गए कि मस्तिष्क पर, हृदय पर या फेफड़ों पर भी इसका विपरीत असर देखा गया। ठीक है। शरीर में 5 महत्वपूर्ण अंग है और इन शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंगों में एक है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा हमारे फेफड़े, चौथा गुर्दे और पांचवा लिवर। इन पर भी कई बार इर्रेशनल एंटीबायोटिक के उपयोग से गलत असर आता है। और ये जो वाइटल ऑर्गन्स होती है ये शरीर की प्रक्रिया को या शरीर की जिजीविषा को या योग्यता को या क्षमता को या दक्षता को या उसको स्वस्थ रखने के लिए 5 अंगों का सही सलामत काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इन 5 अंगों पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। सामान्य तौर पर तो आज बहुत ही सावधान करने वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, किस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इसी पर लगातार हम डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं। धड़ल्ले से आप ले लेते हैं एंटीबायोटिक, अगर आपको सिर में दर्द होता है, आपको जुकाम होता है, खांसी होती है या फिर आपको बुखार होता है तो आप कई बार डॉक्टरों के पास भी जाने की जहमत नहीं उठाते, आप खुद ही एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं। लेकिन ये आपके लिए कितना हानिकारक, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर SD शर्मा, अब सवाल ये कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? जी ऐसा है, देखिए कि ये एंटीबायोटिक्स जो है 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक शुरू किया गया था, जो कि उस समय एक रामबाण मतलब एक वरदान के रूप में लोगों के सामने आया था जी। और लोगों की जान बचाने के लिए यूज हुआ था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, मैं आम भाषा का ही बोलचाल में इस्तेमाल करूंगा कि जितने भी देखने वाले दर्शक हैं वो नॉर्मली समझ सकें कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है या हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम स्नैक्स की तरह से एंटीबायोटिक्स को खाते हैं। किसी यार दोस्त ने सलाह दे दी एंटीबायोटिक, मेरे को इससे आराम आया था, तुम भी ये खा लो, तो वो खा लेते हैं। इसी तरह से कुछ जो कह सकते हैं कि जिनको झोला छाप की संज्ञा दी जाती है, वो लोग भी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बहुत करते हैं। और जिससे कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई जो है गलत जो हमारे शरीर के लिए अच्छे बैक्टीरियाज हैं उन एंटीबायोटिक्स के द्वारा उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ICMR की अगर अनुसार देखा जाए, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, तो ICU के अंदर एडमिट मरीजों पर भी आज की डेट में जैसे कि जितनी भी मेडिसिन हैं, कार्बापेनम वगैरह, उनका असर जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कि कुल मिला के जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जो है एक लिमिटेड उसमें सर्कल में करना चाहिए, ताकि वो जो है प्रॉपर करना चाहिए, एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा करना चाहिए। कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, ये सब वही डिसाइड करेगा। लेकिन लोग डॉक्टर की फीस बचाने के लिए जो है वो चले जाते हैं कि हाँ जी चलो केमिस्ट से ले लेते हैं या घर पे पड़ी है कोई अपने मन से ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह। ये सब चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं इसी पर मैं कमेंट ले लेती हूँ। डॉक्टर सिंगल भी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं IMA के। अब इसमें रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है ना डॉक्टर सिंगल। अब अगर डॉक्टर्स भी अगर ये गलत प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ लोग तो खैर अपने आप ले रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन कैसे हो पाएगी संभव इसमें? देखिए, जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये मैं बताऊं कि एंटीबायोटिक्स है क्या। पहले एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं
जिसको हम किसी बीमारी में जो किसी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस से होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी एंटीबायोटिक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट की। उसके बाद बीमारियों को काबू करने में हमें बहुत मदद मिली और जैसे टीबी जैसी बीमारी पे भी हमने काबू पाया। अब इनका मिसयूज़ या ओवर यूज़ करने से जो रेजिस्टेंस हो रही है उसके कुछ 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी और उसी तरह की बीमारी मरीज को दोबारा होती है, या उसको जैसे खांसी जुकाम के दौरान लिखी, उस वक्त उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और वो मरीज़ वही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेने की कोशिश करता है कि ऐसी मुझे बीमारी हुई थी, फिर मैं दवाई ले लूँ, ठीक हो जाएगा। उसको नहीं मालूम कि वो उसी बैक्टीरिया से है या उसी वायरस से वो बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2, जो जैसे बता रहे हैं कि आपने केमिस्ट के पास जाएं और केमिस्ट के पास जाके ही उससे दवाई ले लें कि मुझे बीमारियां हैं, दवाई दें, जो कि आपने कहा कि कानून के द्वारा उसको कैसे काबू किया जाए। तो ये कानून तो हमारे यहाँ है कि जो केमिस्ट है वो दवाई नहीं दे सकता किसी भी मरीज़ को अगर वो ओटीसी ना हो। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग ना हो। तो एंटीबायोटिक जो है ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, बट उनके ऊपर कानून होते हुए भी जो केमिस्ट है वो दवाई दे देता है, वो गलत है। तो उसको और स्ट्रिंजेंट एक्शंस की ज़रूरत है केमिस्ट के ऊपर। नंबर 2, जो झोला साहब डॉक्टर्स हैं, जो क्वैक हैं, जो डॉक्टर नहीं है और डॉक्टरी का पेशा अख्तियार करके दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि ये एंटीबायोटिक क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, मिसयूजेस क्या हैं। उन्होंने देखा है 2-4 पर्चे डॉक्टर के देख के, उसी के बेसिस पे उन्होंने डॉक्टर के यहाँ कुछ दिन काम किया और उसी बेसिस पे वो मरीजों को दवाई दे देते हैं। तो इस मिसयूज से और ओवर यूज से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया या फंगस जो वायरस है, अगर उसके ऊपर वो दवाई बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर वो कारगर नहीं होगी। तो जब जिस वक्त हमें मरीज को वो दवाई देने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, उस वक्त वो मरीज के ऊपर दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर नमन, जब हम 40 से ज़्यादा उम्र हमारी हो जाती है तो क्या रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है? जी डेफिनेटली। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या कारण है जिन वजहों से एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। सो स्पेशली 40 के बाद डायबिटिक पेशेंट्स में या लेस देन 18 ईयर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो डोज मॉडिफिकेशन बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बिना डॉक्टर के प्रॉपर सलाह के अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट वो पेशेंट को तब रियलाइज़ नहीं होता जब वो 2-3 दिन में कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। ये चीज़ें कुछ समय बाद पता चलती हैं। सबसे गंभीर समस्या ये 18 ईयर्स से कम जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं उसमें पाई जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम का प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिया और रेफ्रिजरेटेड हमने उसको रख दी मेडिसिन को, और नेक्स्ट टाइम हमने वही निकाल के बच्चे को फिर से दे दिया। तो बेटर है कि हम जो डॉक्टर का प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन है उसको ही इस्तेमाल करें, उसी के अनुसार ही दवा लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया तो बिफोर इंडिपेंडेंस एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले 1940 में, जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके अनुसार जितनी भी एंटीबायोटिक थी वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसका नाम शेड्यूल्ड एच ड्रग कैटेगरी होता है उसमें आता था। और 2014 में इसमें एक अमेंडमेंट आई जिसमें 2nd और 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक को H1 कैटेगरी के नाम से बना दिया गया जी। सो जो सबसे मुख्य कारण है इसका, इसमें एक मैं ये भी बोलूँगा कि पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर को 400 रुपये देने से अच्छा है फार्मासिस्ट को 40 रुपये दे के मैं ठीक हो जाऊँ। तो हमें अपनी प्रेस्क्रिप्शन फीस भी कम करनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो स्ट्रिक्ट हो रही हैं, और इंस्पेक्शंस अगर आप देखें तो इतने फ्रीक्वेंटली होते नहीं जितने इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंटली H और H1 क्लास ड्रग के होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और डॉक्टर नीरज, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर इतना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर हम इसे, जो अभी तक मुझे समझ में आया वो ये कि जो अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं उनका स्वरूप बदल जाता है, और जब आप इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो वो दवाइयाँ जो हैं वो कारगर नहीं हो पाती हैं उन पैथोजेंस पर, जो भी गलत बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में होता है। यही मैं सही समझ रही हूँ डॉक्टर नीरज? और आप इसमें ऐड भी कर दें कि कौन सी बीमारी है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो टीबी है, निमोनिया जैसी जो बीमारी हैं, अब उनका इलाज बहुत मुश्किल हो गया है इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेवलप होने की वजह से। क्या ये बात सही है? जी, क्या होता है कि एंटीबायोटिक जब मिसयूज एंटीबायोटिक का हो रहा है या इनअप्रोप्रिएट यूज एंटीबायोटिक का जब हो रहा है, तो जैसा कि कई फेलो स्पीकर्स ने भी बोला है कि जो हेल्दी बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमें
हमारी सेहत के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ उसके अलावा जब हम ये दवाइयाँ इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बीमारियाँ आज के समय में जो कफ कोल्ड वगैरह चल रही हैं वो सारी मोस्टली वायरल बीमारियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। इसके अलावा और भी जितनी सारी बीमारियाँ होती हैं उनमें से 60-70% बीमारियों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बिना ज़रूरत के जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वही ज़रूरत हमें पड़ती है उस एंटीबायोटिक की, वो एंटीबायोटिक हमें काम नहीं करती है, क्योंकि हर कोई आदमी, ये पॉलिसी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बैक्टीरिया भी चाहता है कि वो शरीर के अंदर जिंदा रहे और हमारी बीमारियों को बढ़ाए, लेकिन जब हम लोग इन दवाइयों को गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत डोजेज में यूज करते हैं, गलत टाइम पे यूज करते हैं, तो जब हमें इनकी अति आवश्यकता है तब ये बीमारियों में काम नहीं कर पाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं अभी अस्पतालों में जब न्यूमोनिया के मरीज हैं या आईसीयू में जो मरीज हैं या जो लिवर इन्फेक्शन के, लंग इन्फेक्शन के जो मरीज हैं, उनमें जो एंटीबायोटिक आज से 5 साल पहले काम करती थी वो अब नहीं काम करती, जो 1 साल पहले काम करती थी, जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने कहा था कार्बापेनम एंटीबायोटिक जो एक समय पे रामबाण समझा जाता था, वो आज 70 से 80% पेशेंट्स में काम नहीं करती है, क्योंकि आगे आज हमें यह समझना होगा कि हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स नहीं है, हमें जो भी एंटीबायोटिक्स है उसी से काम चलाना है, उसी एंटीबायोटिक से हमें जो भी जितने भी सिक से सिक पेशेंट है उनका इलाज करना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज कम से कम करें, और वही एक चीज है कि हमें आगे होने वाली एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि एक महामारी बन के ऑलरेडी आ गई है, उससे बचा सकते। तो बहुत ही सोच समझकर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर वैभव, एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि दर्शकों के माइंड में बहुत ही ज्यादा एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अब अगर मामूली सी बीमारी होती है, जैसे फ्लू होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, डायरिया होता है, आप अक्सर वायरल बुखार हो जाता है, वायरल फीवर, तो उन्हें एंटीबायोटिक का सेवन करना है या नहीं करना है? डॉक्टर खन्ना। बहुत अच्छी बात कही मैम, और टॉपिक बड़ा अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज ड्रग है। मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि ये दवा वो है जो मरीज खुद भी ले रहा है, फार्मेसी भी दे रहा है, क्वैब भी दे रहा है, स्पेशलिस्ट भी दे रहा है और सुपर स्पेशलिस्ट भी दे रहा है। और सुपर स्पेशलिस्ट पर्चे पे क्वैक रख के वो उस हिसाब से दवा दे रहा है, इसीलिए कार्बापेनम दवा जो है इट इज़ द मोस्ट मिसयूज ड्रग हो गई आज की तारीख में। देखिए, आपने खुद बोला कि वायरल बुखार, अब वायरल में हम लोग कहते हैं, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक क्यों नहीं दी, मैं सर्जन हूँ, वो आता है डॉक्टर साहब हमें जरा जल गया है, जलने में या घाव में कोई ज़रूरत नहीं एंटीबायोटिक की, कहते हैं एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिखी। तो एंटीबायोटिक चीज़ ऐसी हो गई है, जबकि ये इतना लीथल केमिकल है कि अगर आप केमिकल बिना मर्जी के ले रहे हैं, बिना फ़ायदे के ले रहे हैं, तो दुनिया में समझ लीजिए हर केमिकल का नुकसान है। जिस केमिकल को बॉडी में ले रहे हैं तो बॉडी में उसका रिएक्शन होना ही होना है, कम हो या ज़्यादा हो, तभी लोगों के कितने लिवर फेलियर और किडनी फेलियर हो रहे हैं। इवन कोविड में देखा हम लोगों ने कि इतनी भयंकर एंटीबायोटिक दी गई, हर तरफ दी गई, उसका नुकसान लोगों ने झेला है। तो मेरा सिर्फ इतनी पब्लिक से गुजारिश है कि अपने कोई बीमारी हो, गो टू ए डॉक्टर। अगर डॉक्टर से काम बन गया तो अच्छी बात है, अगर उससे काम नहीं बना देन गो टू ए स्पेशलिस्ट, ताकि आपको जो ट्रीटमेंट मिले वो प्रॉपर मिले। और मेरी अपील आपने जो बात अभी कही, मुझे याद आ रहा है कोरोना काल में ऐसी वो स्टडीज भी आई थी कि बहुत से लोगों की मौत हो गई इस वजह से, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उन्होंने डेवलप की हुई थी बॉडी में। तो ऐसे में जो वो मेडिसिन ले रहे थे, दवाइयां ले रहे थे, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था उनकी बॉडी पर। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अब जो मैंने जितनी बीमारियों का नाम लिया, अब चाहे वो वायरल बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो फिर लोगों को करना क्या चाहिए? अगर एंटीबायोटिक दवाएं वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आदमी को लगता है दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे, तो फिर करें क्या? या फिर हमें यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर चलना होगा कि हमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए ऐसे में, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं कि भाई ठीक है वो ले लेंगे तो आप ठीक महसूस करेंगे। क्या ये बात सही है डॉक्टर गुप्ता? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हल्का फीवर आ गया, थकान आ गई, हल्की कोल्ड हो गया, रनिंग नोज है, कफ है, तो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। हम लोग एक कहावत भी है कि अगर 1 हफ्ता दवाई लोगे तो 1 हफ्ता लगेगा और वैसे 7 दिन में ठीक हो जाएगी। तो अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, एंटी एलर्जी कोई सेट्रिजिन ऐसे कोई ड्रग ले रहे हैं जो अलाउड हैं, जिनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, या नॉर्मली टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी आप डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं। बट एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के
बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो आपका मेडिकल स्टोर वाला हो, या आपका आरएमपी हो, या आपका कोई टेक्नीशियन हो, किसी भी सलाह से एंटीबायोटिक की दवा नहीं लेनी चाहिए। इवन आपने पुराना दिखाया, पुराना प्रिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है और सिमिलर बीमारी लग रही है आपको, तो भी नहीं लेना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी इलनेस हैं, जैसे हमने बताया कि कोल्ड है, कफ है, रनिंग नोज है, कान में इन्फेक्शन है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग्स है, डायरिया है, या ऐसे और बहुत सारे इन्फेक्शन है जो बहुत बार वायरल, क्या 90% वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इनमें एंटीबायोटिक की दवाई की जरूरत नहीं। इसमें सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है। सिम्टोमेटिक मतलब अगर आप फीवर आ रहा है तो फीवर की दवाई ले लें, आपको एलर्जी है, कफ है तो कफ का सिरप ले सकते हैं। और साथ में आजकल एलोपैथिक के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है घर में, जैसे स्टीम लेना है, गार्गल्स करने हैं, कफ सिरप है, शहद है, चाय है, सूप है, तो ऐसे जो कॉमन कोल्ड और कफ जैसी बीमारियां तो वैसे नॉर्मली अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पूरा ये जो चर्चा हमने की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात दर्शकों के लिए कि गटागट अगर आप धड़ाधड़ एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और सभी डॉक्टरों की, आपने देखा इतने सारे डॉक्टर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, तो बहुत जरूरी है आपके लिए जागरूक होना और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाइए अगर कोई भी तकलीफ आपको हो रही है। यह नहीं है कि आप शॉर्टकट करें और सीधा आप केमिस्ट के शॉप पे पहुंच जाएं और वहां से आप दवाएं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लें। ये जो परंपरा चली आ रही है हमारे देश में, इस पर रोक बहुत ही जरूरी है और आप बहुत ही सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।